नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 का जीव विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 4 है जनन स्वास्थ्य, जिसे आप लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। बेसिकली दोस्तों, यह आपका बायोलॉजी जो है मैडम पढ़ा रही हैं, लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम्स की वजह से मैडम जो है 2-3 दिन के लिए अनअवेलेबल है। तो हमने सोचा कि आप लोगों का क्लास ना मिस हो, आप लोगों का नुकसान ना हो, इस वजह से मैं क्लास को कंटिन्यू करूं और जैसे ही मैडम आएंगी मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जब तक मैडम नहीं आती हैं तब तक आपकी पढ़ाई ना बाधित हो, सिर्फ इस वजह से मैं जो आपका बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। जो चैप्टर आपका 4 है वह है जनन स्वास्थ्य। अच्छा, इस चैप्टर से पहले आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बात समझ में आई? आप लोगों ने पढ़ा मानव जनन। मानव जनन को मैडम ने आपको अच्छे से ब्रीफ किया, आप लोगों ने वहां पे सारी चीजें पढ़ी। जब मानव जनन आपने पढ़ लिया तो इसके बाद उस जनन से संबंधित जो स्वास्थ्य है, ठीक है, तो उसकी बारी आती है। तो हम लोग इस चैप्टर में आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे या जनन स्वास्थ्य की बात करेंगे। पहली चीज दोस्तों, जनन स्वास्थ्य कहते किसे हैं हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जनन स्वास्थ्य होता क्या है, इसका जो बेसिक है थोड़ा सा उसके बारे में, जो इसका इंट्रो है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां। ठीक है, पहला आपका जो पहला टॉपिक जो इस चैप्टर से संबंधित होगा वह होगा जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण, जिसे आप लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आप लोग जब हाई स्कूल में थे या उसके पहले भी आप लोगों को बोला गया होगा कभी निबंध लिखने के लिए, ठीक है, तो वह निबंध लिखने के लिए आता था तो वहां पर भी जनसंख्या विस्फोट 2 शब्द लिखे रहते थे और उसको दे दिया जाता आप लोगों को निबंध लिखने के लिए, तो आप वहां ढेर सारी चीजें लिखते थे। ठीक है, तो वही चीज है आपका यहाँ पर क्या है, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण। जन्म नियंत्रण का मतलब है बर्थ कंट्रोल से। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल का मतलब हो गया कि किस प्रकार से आप जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है डे बाय डे, डे बाय डे तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पर मिनट पर सेकंड, जो पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज कर रही है उसको किस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा आप जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके पहले आप जो है जनसंख्या विस्फोट पढ़ेंगे। विस्फोट का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे कोई चीज बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, बहुत बड़ा का मतलब अचानक से हो, बहुत तेजी के साथ हो, उसी को तो आप विस्फोट कहते हैं। वैसे आप लोग जो बम विस्फोट पढ़े हो तो वो तो अलग चीज है, उसको यहाँ नहीं पढ़ना है, आपका जीव विज्ञान है, तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ जनसंख्या विस्फोट के बारे में अध्ययन करना है। अगला है आपका संगर्भता का चिकित्सीय समापन। संगर्भता मतलब जो आपका प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी का मेडिकल टर्मिनेशन, इसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। संगर्भता का चिकित्सीय समापन क्यों किया जाता है और कब किया जाता है, और क्या लीगल प्रोसीजर है और क्या इलीगल प्रोसीजर है, मतलब कौन सा जो है लीगल वे में किस प्रकार से चिकित्सीय समापन किया जाएगा संगर्भता का, और किस प्रकार से इलीगल वे में किया जाता है जो आजकल आपका बहुत चल रहा है, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हमारा यौन संचारित रोग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यौन संचारित रोग, जिसे आप लोग यह कह सकते हैं कि जो डिफरेंट सारे आजकल के इस आधुनिक युग में बहुत सारे रोग हो रहे हैं, हम लोग एक पैंडेमिक से तो गुजर ही रहे हैं, तो हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो भी आपका यौन संचारित रोग, जो कंटामिनेट, जो एक आदमी से दूसरे व्यक्ति तक, मतलब एक आदमी का मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कांटेक्ट में आने से, रिप्रोडक्टिव कांटेक्ट में आने से जो रोग फैलता है उसके बारे में हम लोग यौन संचारित रोग में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा आता है बंध्यता, स्टेरिलिटी जिसे आप लोग बोलते हैं, तो उसका अध्ययन करेंगे। इसमें आप लोग एक प्रोसीजर है जिसे आप लोग बंध्यकरण कहते हैं, नर बंधकरण, मादा बंधकरण क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्यों किया जाता है, क्यों कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी तो नहीं कर सकते,
कभी कंपलसरी किया गया था, लेकिन आज के समय में कंपलसरी नहीं है। किन्हीं किन्हीं विश्व के किन्हीं किन्हीं देशों में ऐसा है भी। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, और हम लोग देखते हैं जरा सा जो जनन स्वास्थ्य है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। किसका? जो जनन स्वास्थ्य है। तो भारत जो आपका देश है, भारत देश विश्व का अकेला और पहला देश रहा है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य को लेकर एक लक्ष्य के रूप में उसको जनन स्वास्थ्य को राष्ट्रीय स्तर पर एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने की कोशिश की है। किसने? आपके भारत देश ने। कब की है? जैसे 1951 में। कब? 1951 में आपका एक जो है एक नीति चलाई गई थी जिसको आज आप लोग परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। आज आप लोग जानते हैं परिवार कल्याण के नाम से। यह नीति जो है 1951 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1951 में चलाई गई थी। किस नाम से चलाई गई थी? तो उसका जो 1951 में जब स्टार्ट किया गया था तो उस समय उसका नाम रखा गया था परिवार नियोजन। क्या नाम रखा गया था? परिवार नियोजन, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत ही कॉमन टर्म है ये, इसको आप लोगों ने सुना होगा। इंग्लिश में कहा जाता है फैमिली प्लानिंग। इसको आजकल आप लोग क्या कह रहे हैं? परिवार कल्याण कह रहे हैं। तो यह भारत सरकार ने आजादी के जस्ट बाद यानी 1951 में इसको जो है एक स्कीम चलाई। तो इसके तहत बहुत सारी चीजें हैं जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित हैं, उनको प्रचार प्रसारित करने का कार्य किया गया, लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। बाद में आजकल इसका जो मॉडर्न नेम है या जो इसका मॉडर्न स्लोगन है उसको बदल करके परिवार कल्याण कर दिया गया है। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग परिवार कल्याण की जो बात करते हैं या परिवार नियोजन या जनन स्वास्थ्य की जो बात करते हैं, जो आपका जनन स्वास्थ्य होता है वह सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से भी जो है यह जो व्यक्ति स्वस्थ होगा उसी को आप लोग बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वही है आपका जनन स्वास्थ्य। जैसे एक बात करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने जनसंख्या विस्फोट की बात की है, इस चैप्टर में जनसंख्या विस्फोट का आपको टॉपिक पढ़ना है, तो मैं आपको छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके बुक में भी है, एनसीईआरटी में है, दिया गया है। 1990 के आसपास, 1990 में जब आपकी जनसंख्या जो जनगणना हुई 91 में, तो वहां पर जो पूरे विश्व की जनसंख्या थी 1990 में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? कुछ आंकड़ा है आप लोगों को? तब आप लोगों को पता चलेगा कि विस्फोट क्या होता है। अगर आप लोग यह चीज पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि विस्फोट क्या होता है। 1990 में आपके पूरे विश्व की जनसंख्या 2 अरब थी। कितनी थी? सिर्फ 2 अरब थी। कब? 1990 में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ? 1900 आपका 2000 का दशक आया। 2001 में, मतलब आप 2000 लीजिए, 2000 में आपके पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी यह बढ़ करके हो गई 6 अरब। कितनी हो गई दोस्तों? 6 अरब। अब सोचिए कि सिर्फ 10 सालों में हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या 2 अरब से बढ़ करके 6 अरब हो गई। इसका मतलब 3 गुना सीधा डायरेक्टली 3 गुना बढ़ गई। बात समझ में आई? तो कितना तेजी के साथ बढ़ा ये पॉपुलेशन रेट। अब इसके आगे और भी चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे आपके पास। जो 2011 का आंकड़ा है, ठीक है, जो 2011 का आंकड़ा है, इसके अकॉर्डिंग पूरे विश्व की जनसंख्या 7.2 अरब है। कितना है? 7.2 अरब है। कब? अब वर्तमान समय में पूरे विश्व की जनसंख्या, वर्तमान समय का मतलब 2011, वर्तमान समय का मतलब 2020 मत लीजिएगा। वर्तमान समय का जो आखिरी आपका जनसंख्या अपडेट किया गया है 2010 में किया गया है। हर 10 साल पर जनसंख्या की गणना की जाती है
उस जनसंख्या की गणना के माध्यम से हम बताते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में, पूरे विश्व में कितने लोग अनुमानित हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 7.2 अरब लोग हैं। यह बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा होगा। सोचिए कि आप 1990 में कितने थे, 2 अरब, और 2010 आते आते 2011 आते आते मतलब 20 सालों का जो डिफरेंस है, 20 सालों में आप लोगों की संख्या कितनी हो गई, 7.2 अरब हो गई। बहुत ही बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। ये सिर्फ कहने के लिए 7.2 अरब लिखा गया है। अगर हकीकत में आपसे मैं बोल दूं कि आप जो है 8.2 अरब डिजिट में लिख दीजिए, तो यकीन मानिए दोस्तों 40% या 50% बच्चे गलत लिखेंगे, डिजिट में गलत लिखेंगे 7.2 अरब को। ये मैं वादा करता हूं आपसे। अगर ना हो तो आप लोग कमेंट करके दिखा दीजिए कि 7.2 अरब किस प्रकार से लिखा जाएगा डिजिट में। ठीक है, तो कहने का मतलब हम सिर्फ देख रहे हैं इतना छोटा है, बहुत बड़ा। इसके बाद ये तो आपने विश्व की जनसंख्या की बात कर ली, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं अपने भारत देश की जनसंख्या के बारे में। आपके भारत देश की जनसंख्या, जब आपका आजादी मिला, आपके देश को आजादी मिली, उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी वह लगभग कितनी थी, 35 करोड़। 35 करोड़ कब थी यह देश की जनसंख्या, जब भारत को आजादी मिली। मतलब आजादी के बाद आपके देश की जो जनसंख्या थी वो 35 करोड़ थी। 35 करोड़ का तात्पर्य है कि आजादी आपको मिली 1947 में, तो लगभग 1950 के आसपास की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं 1948 से 1950 के बीच का आंकड़ा है, जब हमारे देश की जनसंख्या सिर्फ 35 करोड़ थी। सिर्फ 35 करोड़ थी। बात समझ में आई। इसके बाद क्या हुआ, जो हम लोग अगला आंकड़ा देखेंगे वह है बहुत तेजी के साथ बढ़ा। तो 2011 में हमारे जो देश की जनगणना है, 2011 में जो अंतिम बार हुई जनगणना, तो हमारे जो आंकड़ा आया हमारे देश का कि कितनी जनसंख्या है, वह आया 121 करोड़ का। 121 करोड़ का। बात समझ में आई। 121 करोड़ की आबादी हम लोग 2011 में हैं। अब सोचिए, ये 2011 का आपका आखिरी जनगणना हुआ, इसके बाद अभी कोई जनगणना नहीं हुई है। अब 2021 में एक नई जनगणना रिपोर्ट आएगी, जनगणना किया जाएगा, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि अब हमारी एक्चुअल जो इस समय करंट पोजीशन है जनसंख्या की वह क्या है। लेकिन 2011 में जो आखिरी बार आपका जनगणना किया गया, उसमें पता चला कि 121 करोड़ आपकी जनसंख्या है। और इधर लीजिए आप 1950 के आसपास आपकी जनसंख्या 35 करोड़ थी। 35 करोड़ में अगर आप कितना ऐड करेंगे कि जो है आपकी जनसंख्या 120 करोड़ के आसपास चली जाए, तो लगभग आपको 85 करोड़ ऐड करना होगा। कितना? 85 करोड़ ऐड करना होगा। कितने सालों में? 60 सालों में। कितने सालों में? 60 इयर्स में। 60 इयर्स में आपकी जो जनसंख्या है 85 करोड़ लगभग अनुमानित जनसंख्या बढ़ी है, जिसके कारण आपका जो जनसंख्या है 121 करोड़ है। अगर 121 करोड़ है, इसका मतलब हम कह सकते हैं 1.2 अरब है। कितना है? 1.2 अरब है। किसकी जनसंख्या? हमारे देश की जनसंख्या। अगर हमारे देश की जनसंख्या 121 करोड़ या 1.2 अरब है, तो टोटल जनसंख्या कितनी है वर्ल्ड की? वह है 7.2 अरब। बात समझ में आई। अब इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि विश्व में प्रति 6 लोगों में से एक व्यक्ति भारतीय है। बात समझने की कोशिश करिएगा। विश्व में 200 देश प्लस देश हैं, 200 प्लस देश हैं, और उन 200 प्लस देशों में यदि आप सबकी जनसंख्या को मिला लेते हैं, तो जितनी जनसंख्या है 7.2 अरब, इसमें से हर छठवां व्यक्ति जो है क्या है? भारतीय है। हर छठवां व्यक्ति भारतीय है। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो, आप थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जानते हो, तो आप क्या करिए, 7.2 में 1.2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि हर छठवां व्यक्ति क्या है? भारतीय है। अगर नहीं समझ में आ रहा है,
भैया यहाँ से डेसिमल कैंसिल, 12 एक कम 12, 12 छक 72। इसका मतलब प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति क्या है आपका, इंडियन है। बात समझ में आई? तो ये मेजर प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको नाम दिया गया जनसंख्या विस्फोट का। बात समझ में आई? अच्छा, हम लोग जन स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। जन स्वास्थ्य हमने बताया कि सिर्फ एक शारीरिक नहीं होगा, सिर्फ सामाजिक नहीं होगा, अभी तो भावनात्मक भी इसमें जुड़ जाएगा। तो अनेक पहलू है इसके, तो हम सबकी चर्चा करेंगे। इसी में जनरल स्वास्थ्य में आपका आता है, जैसे हमारे देश में जो टीचिंग चलती है, जो हम लोग का पाठ्यक्रम है, वहां पर भी जो आपका जनरल स्वास्थ्य है इस चैप्टर को जोड़ा जाना चाहिए। क्या होता है दोस्तों कि कुछ लोग अज्ञानता के कारण, मतलब जिसमें जानकारी नहीं है ज्यादा, या जो कुछ गलत जानकारी है, कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी वजह से बहुत लोग बहुत सारी तरीके से परेशान रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे देश में कुरीतियां भी चलती हैं, अच्छी प्रथाएं भी चलती हैं, तो साथ साथ कुरीतियां भी चल रही हैं। जहां अच्छा होगा वहीं बुरा भी आसपास ही होगा। ठीक है, तो हमारे कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर में। हमारे यहाँ एक और चीज है जनरल स्वास्थ्य से ही संबंधित। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, मादा भ्रूण हत्याएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो जो हम लोग जब एमनियोसेंटियासिस कराते हैं, मतलब जब लिंग की जांच कराते हैं, भ्रूण की जांच कराते हैं, तो भ्रूण की जांच में जब हम लोग लिंग जांच कराते हैं, जो कि कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, कुछ एक विशेष कारणों को छोड़ करके लिंग जांच जो है वह कानूनी रूप से गलत तरीका है, नहीं करना चाहिए, अपराध है। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी तो है नहीं, फिर भी जो एमनियोसेंटियासिस किया जाता है उसमें भ्रूण के विकास की कुछ कोशिकाओं को लिया जाता है, उसके एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है, उससे टेस्ट किया जाता है, बता दिया जाता है कि जो होने वाला यंग वन है वो मेल है अथवा फीमेल। और कुछ लोग जैसे ही सुनते हैं कि नाम फीमेल है तो उसका क्या करा देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या कराते हैं, जिसका आप नाम देते हैं मादा भ्रूण हत्याएं। तो यह गलत तरीका है, यह नहीं करना चाहिए, यह भी आपके जनरल स्वास्थ्य का ही पार्ट है। इसके अलावा कुछ जैसे आपके किशोरावस्था है, किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन का मतलब शरीर, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो भी परिवर्तन होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं किशोरावस्था में, कुछ शारीरिक चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उन सब का अध्ययन। तो उन सब चीजें, वो सब चीजें भी कहाँ से आपके जनरल स्वास्थ्य से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। हम लोगों को उसको पाठ्यक्रम में डालना चाहिए ताकि बच्चा जो है बेझिझक उस चीजों को जान सके, जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं उसको जान सके। क्या होता है कि अधिकतर लोग जो है इस चैप्टर के बारे में, चाहे आपका वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो अथवा जो जनरल स्वास्थ्य है, इसके बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं। देखिए, झिझक नहीं होनी चाहिए, मेरा अपना मानना है, आपके सिलेबस का भी मानना है कि झिझक नहीं होनी चाहिए, बातें एकदम से स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर झिझक होगा तो मिसकॉन्सेप्ट होगा, आपका कुछ न कुछ जो है माइंड में गलत ही थ्योरी चलेगी। मान लीजिए आपने कहीं से बात सुना, ठीक है, जनरल स्वास्थ्य के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स आपने कहीं से सुने, तो पता लगेगा कि वही आपके अंदर एक धारणा बनी रह जाएगी और एक्चुअल में वैसा कुछ होता ही नहीं है। तो कम से कम हमारे जब पाठ्यक्रम में रहेगा, हम अपने शिक्षक के माध्यम से, हम अपने दोस्तों के माध्यम से, अपने माता पिता के माध्यम से, अपने आसपास के परिवार समाज के माध्यम से हम जनरल स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, जानकारी को ला सकते हैं, मिसकॉन्सेप्ट्स को हटा सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, आजकल तो आप लोग जो है ऑनलाइन हो गए हैं, डिजिटल हो गए हैं, तो डिजिटल माध्यमों से भी प्रचार करती है। दूरदर्शन पर आपको जो समाचार आता है उसमें भी प्रचार किया जाता है परिवार नियोजन के बारे में, जनरल स्वास्थ्य के बारे में। तो वहां पे माँ और बच्चे दोनों के जो है किस प्रकार से हम ख्याल कर सकते हैं, उसका जो है रिप्रोडक्टिव, उसका जो है किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव हेल्थ बना सकते हैं, इस सब बारे में चर्चा की जाती है। आपको प्रिकॉशंस बताए जाते हैं और ये सारी चीजें इसमें चर्चा की जाती हैं। तो दोस्तों, ज्यादा आपका टाइम न लेते हुए मैं बस इतना चाह रहा हूं कि जो चीजें मैंने बताई, इसमें बहुत सारी ऐसे रोग भी आएंगे, कुछ संचारित रोग आएंगे, ट्रांसमिटेड डिजीज आएंगे, कुछ ऐसे कंडीशंस में आपके जो ये आपने लिखा है कि संगर्भता का चिकित्सीय समापन, कुछ ऐसी कंडीशंस में जब कोई आनुवंशिक रोग हो जाए, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, ठीक है, वर्णांधता है, इस टाइप का कुछ रोग हो जाए, तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अर्थात संगर्भता का चिकित्सीय समापन को
अनुमति दी गई है, अदरवाइज ये इलीगल है, बैन है, अपराध है, इसको नहीं कराना चाहिए। और हम लोग इसी के चैप्टर के बीच में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कितने दिन के अंदर का जो भ्रूण होना चाहिए, हम उसका टर्मिनेशन करेंगे तो कितने दिन के अंदर का भ्रूण होना चाहिए, कब हमारे माँ के लिए जो जो फीमेल होगी जिसकी बॉडी में एम्ब्रियो है उसके लिए कब ये जो है सही होगा, कब उसके जान को खतरा हो जाएगा, तो ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो ये जन समस्याएं, जन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं एवं जो कार्यनीतियां, इसके बारे में तो हमने आपको बता दिया। जो फैमिली प्लानिंग हमने अभी बताया, जो आपका परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया गया था 1951 में किया गया था भारत सरकार के द्वारा। भारत पहला ऐसा विश्व का देश है जिसने जन स्वास्थ्य के बारे में जो सोचा और कुछ कार्य किया। इसके बाद बहुत सारी चीजें आई, तो वो सब चीजें हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे जनसंख्या विस्फोट क्या है, बर्थ कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं। एक चीज बता दूं जाते जाते, दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं आपको, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये एक गोली है जिसको आप लोग पिल्स का नाम देते हैं, पिल्स नाम सुना होगा। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है एक सहेली नाम का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के जो राजधानी है लखनऊ, उसी लखनऊ में एक हमारा इंस्टीट्यूट है, एक सरकारी संस्थान है, रिसर्च संस्थान है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं आपको नाम लिख करके दे रहा हूँ। इसी संस्थान ने एक सहेली नामक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खोजा और उसको जो है आज यूज किया जाता है पिल्स। उसका जो संस्थान, उसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको आप लोग केंद्रीय औषधि संस्थान हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय औषध संस्थान। क्या बोलते हैं? केंद्रीय औषधि संस्थान बोलते हैं। इसी संस्थान ने आपका क्या खोजा? एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खोजा जिसका आपने नाम दिया सहेली नाम का एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खोजा। बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं इस इंस्टीट्यूट के बगल में रहा हूँ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं CDRI। क्या बोलते हैं? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि संस्थान, ठीक है। तो इसका जो है यह जो आपके इस चैप्टर का आज का समरी रहा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह पसंद आया हो यह वीडियो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप सभी को। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।